नमस्कार। तो देखिए, आज हम एक दिनों के बाद जो है वो वीडियो जो है डिस्कस कर रहे हैं और सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी देखिए फेस्टिवल भी था तो उसके कारण वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है छोटा सा ब्रेक ज़रूर लेते हैं दिवाली फेस्टिवल के ऊपर खासकर, क्योंकि जब आप कंटिन्यूसली पढ़ाई करते हैं तो एक छोटा छोटा ब्रेक लेना भी ज़रूरी होता है। साथ में ही एस्पिरेंट्स के लिए टफ टाइम तो चला ही है, परंतु हम अच्छे की ही उम्मीद करते हैं और भगवान से अच्छे के लिए ही प्रार्थना करते हैं। परंतु फिर भी जिन लोगों का कांस्टेबल का एग्जाम है उनको जो है वो अच्छे के साथ प्रार्थना करने के साथ साथ जो है वो उनको जो है वो एग्जाम के लिए भी तैयारी करनी है, उनको जो है वो ग्राउंड के लिए भी तैयारी करनी है और ग्राउंड के साथ साथ ही उनको रिटन के लिए, यानी कि जो MCQ बेस्ड टेस्ट होता है जहाँ से मेरिट बनेगी, उसके लिए भी तैयारी करनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार ग्राउंड की डेट आ गई तो उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। तो अगर एग्जाम है तो कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए, अगर नहीं है तब पढ़ाई छोड़िए मत, क्योंकि एक दिन का गैप, 2 दिन का गैप, 1 महीने का गैप, ये बहुत ज़्यादा गैप जो है वो बीच में डालता है और इसमें 1-2 नंबरों से जो है वो एग्जाम में बहुत फ़र्क पड़ता है। अभी हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन को क्वेश्चन नंबर 1 से। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर स्टार्ट्स आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा त्यौहार ऐसा है जो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो शुरू होता है। तो देखो, दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो कौन सा मेला, कौन सा त्यौहार जो है वो स्टार्ट होता है। एक ऐसा मेला भी है जो दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो शुरू होता है, तो ये है रेणुका फेयर। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। रेणुका एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है। ये एक इंटरनेशनल लेवल का फेयर है जो कि डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जो है वो मनाया जाता है। इसको 2011 में इंटरनेशनल फेयर जो था वो घोषित किया गया था और ये दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है। ये लगभग 6 दिनों तक जो है वो चलता है, 6 डेज तक जो है ये चलता है और सिरमौर का ही नहीं, पूरे हिमाचल का, पूरे इंडिया का ये फेमस फेयर है। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं तो हमारे पास हिमाचल में ही इंटरनेशनल फेयर फेस्टिवल आते हैं। इससे पहले मिंजर मेला जो है वो हो चुका है, अभी लवी मेला भी जो है वो देखने को मिलेगा और दिवाली से पहले कुल्लू का दशहरा हुआ था। तो इंटरनेशनल लेवल का जो कुल्लू का दशहरा होता है वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में होता है, इंटरनेशनल लेवल का वो होता है। इंटरनेशनल लेवल का मिंजर मेला आ गया आपके पास, इंटरनेशनल लेवल का लवी मेला आ गया आपके पास जो है वो रेणुका मेला आ गया। रेणुका मेला को 2011 में जो था वो इंटरनेशनल फेयर घोषित किया गया था, सिरमौर में ये मनाया जाता है। ठीक है जी, दिवाली के 10 दिन बाद मनाया जाता है। लगभग 10 दिनों तक जो है, लगभग 10 दिनों बाद ये मनाया जाता है और 6 दिनों तक जो है ये चलता है। तो इतना सब आपने यहाँ पर ध्यान रखना है फेयर फेस्टिवल्स के बारे में। सिर्फ रेणुका फेयर के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ऐसे तो एक भुंडा फेस्टिवल ऑप्शन में दिया गया है, जिसको पहाड़ों का कुंभ भी जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ये 12 वर्षों के बाद जो है वो आता है। यहाँ पर हरियाली भी जो है वो दिया गया है, हरियाली भी जो है वो इम्पोर्टेंट है और ये जो है 1 सावन, इनके सावन महीने की पहली को जो है ये मनाया जाता है। वैसे ही यहाँ पर सैर भी दिया गया है। अगर हम बात करते हैं तो सैर जो है वो सितंबर महीने में मनाया जाता है, जिसको बड़ा दिन भी जो है वो पहाड़ों में कहते हैं। तो इन फेयर फेस्टिवल्स के बारे में इतनी जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। चंबा का स्पेसिफिक रूप से लिटरेसी रेट इसलिए पूछा गया है क्योंकि पूरे हिमाचल में अगर हम लिटरेसी रेट को देखते हैं तो चंबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो चंबा का लिटरेसी रेट यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट चंबा का जो लिटरेसी रेट है वो 72.2% है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब देखो, डिस्ट्रिक्ट चंबा का 72.27 लिटरेसी रेट है। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट जो है वो कितना है, तो हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट 82.80% है। और देखिए, अगर हम बात करते हैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की तो 72.2% जो है वो चंबा का लिटरेसी रेट है। ये सबसे कम है, लोएस्ट है पूरे हिमाचल में, ये आपने ध्यान रखना है, लोएस्ट है। अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट जो है वो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का लिटरेसी रेट आता है। हमीरपुर का एरिया सबसे कम है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। हमीरपुर के लिटरेसी रेट की अगर हम बात करें तो हमीरपुर का जो लिटरेसी रेट है वो है, आपने ध्यान रखना है, 88.2%। 88.2% जो है वो हमीरपुर का लिटरेसी रेट है। अगर हम पूरे हिमाचल में देखते हैं लिटरेसी रेट के बारे में ही, तो हमें पता चलता है कि मेल लिटरेसी रेट कुछ और है, फीमेल लिटरेसी रेट कुछ और है। तो अगर हम उसी तरह से अगर हम मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं, तो 89.53% जो है वो मेल लिटरेसी रेट है। अगर हम फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो फीमेल लिटरेसी रेट जो है वो 75.93% है। 75.93% है, ये आपने ध्यान रखना है। मेल और फीमेल लिटरेसी रेट ओवरऑल पता चल गया, हाईएस्ट पता चल गया, लोएस्ट पता चल गया, कितना परसेंट है वो भी ध्यान रखना। इतना डाटा यहाँ से ध्यान रख लिया तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, व्हेन डिड एन एडवाइजरी काउंसिल
वॉज फॉर्म्ड टू एडवाइज द चीफ कमिश्नर। तो बोलते हैं कि मुख्य आयुक्त को सलाह देने के लिए सलाहकार परिषद का गठन किया गया था। ये कब किया गया था? देखो, एक एडवाइजरी काउंसिल फॉर्म की गई थी चीफ कमिश्नर को एडवाइस देने के लिए। ये कब की गई थी? तो मुख्य आयुक्त को सलाह देने के लिए एक सलाहकार परिषद का जो गठन किया गया था वो 30 सितंबर 1948 को जो था वो किया गया था। कब? 13 सितंबर 1948 को किया गया था। आपने ध्यान रखना है कि जो एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी ये क्यों बनाई गई? ताकि जो चीफ कमिश्नर बनाए गए थे उनको एडवाइस दी जाए। चीफ कमिश्नर, फर्स्ट जो चीफ कमिश्नर बने थे वो कौन बने थे? NC मेहता जो था वो चीफ कमिश्नर बने थे पहले। अब इनको एडवाइस देने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई। इसमें जो 3 प्रिंसली स्टेट थे उनके रूलर थे, जैसे कि मंडी हो गया, चंबा हो गया, बघाट हो गया, यहाँ से जो था वो रूलर थे। और 6 ऐसे रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको यहाँ पर बनाया गया था। 6 रिप्रेजेंटेटिव में जो है वो कौन कौन आते थे? जैसे कि YS परमार जो हिमाचल के पहले मुख्यमंत्री रहे वो यहाँ पर आते थे। यहाँ पर पद्म देव जो था वो आते थे। यहाँ पर श्रीमती लीलावती आती थी। यहाँ पर जो है वो मेहता अवतार चंद आते थे। स्वामी पूर्णानंद आते थे। यहाँ पर जो है वो शिवचंद दास जो था वो आते थे। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। ये 6 सदस्य जो था वो बनाए गए थे। परंतु क्या हुआ, इनकी एडवाइस को जो था वो बार बार इग्नोर कर दिया जाता था। इनकी एडवाइस को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। तो इन लोगों ने समझा कि ये तो भाई हमारी इंसल्ट है, हम चीफ कमिश्नर को एडवाइस दिए जा रहे हैं, उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो है वो एक कंक्लूजन निकाला और इन्होंने रिजाइन कर दिया। फिर इन्होंने एडवाइजरी काउंसिल से जो था वो रिजाइन कर दिया था। तो यहाँ से ये फैक्ट हमें पता चलते हैं। हमें बीच में ही हमें क्या देखने को मिलता है, जब 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन होता है तो उस टाइम पहले चीफ कमिश्नर जो NC मेहता बने थे उनके भी जो है वो डेप्यूटी बनाए गए। उनको भी डेप्यूटी चीफ, उनके बाद जो डेप्यूटी चीफ कमिश्नर बनाए गए वो कौन बनाए गए थे? वो EP मून बनाए गए थे, जिनका पूरा नाम E पेंड्रल मून था। और E पेंड्रल मून पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर बने थे। और उसके बाद जब NC मेहता रिटायर हो जाते हैं तो NC मेहता के बाद सेकंड चीफ कमिश्नर कौन बनते हैं? तो सेकंड चीफ कमिश्नर जो है वो E पेंड्रल मून को ही बनाया जाता है। तो इतना सब आपने चीफ कमिश्नर के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु प्रिवेंटेड राजा घमंड चंद फ्रॉम एक्सपेंडेड हिज एम्पायर फर्दर। तो बोलते हैं कि राजा घमंड चंद जो कि कांगड़ा के राजा थे, आपको पता है, इनको इनका एम्पायर, इनका जो साम्राज्य था उसका विस्तार करने से किसने रोका था? तो इनको इनका साम्राज्य का विस्तार करने से रोका गया था जस्सा सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? जस्सा सिंह के द्वारा रोका गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। अब देखो, घमंड चंद की जब भी बात की जाती है तो इनके बारे में बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब अहमद शाह दुरानी का आक्रमण हुआ था तो इन्होंने उसका फ़ायदा उठाया। इन्होंने उसका फ़ायदा कैसे उठाया? कांगड़ा के बहुत सारे क्षेत्र थे जिनके ऊपर अलग अलग रियासतों का कब्जा था। तो घमंड चंद ने कांगड़ा जिले को छोड़कर जो था, कांगड़ा जो किला था ना उसको छोड़कर अपना जो बाकी का क्षेत्र होता था उस सारे क्षेत्र को जो था फिर से प्राप्त जो था वो कर लिया था। इन्होंने अपनी पुरानी जो रियासत हुआ करती थी उसको प्राप्त कर लिया था एक हिसाब से। और घमंड चंद जो था वो काफ़ी टैलेंटेड था और इसकी जो था वो चर्चे दूर दूर तक थे। तो घमंड चंद को जो था वो अहमद शाह दुरानी के द्वारा जो था वो जलंधर दोआब का जो है वो गवर्नर भी बनाया गया था। अब जलंधर दोआब का गवर्नर इसको लगभग 1758 के करीब करीब बनाया गया था। ठीक है जी, 1758 के करीब करीब इसको जलंधर दोआब का जो है वो गवर्नर बनाया गया था। और हमें देखने को मिलता है कि घमंड चंद के बाद जो है वो संसार चंद जो है वो राजा बनते हैं। संसार चंद सेकंड जो है वो राजा बनते हैं। और उस टाइम जस्सा सिंह रामगढ़िया जो होता था, जो वो पहला सिख हुआ करता था जिसने कांगड़ा, चंबा, नूरपुर एंड पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर जो था वो आक्रमण किया था। और 1775 में क्या होता है कि जस्सा सिंह जो होता था ना, जस्सा सिंह 1775 में इसको जय सिंह कन्हैया जो है वो हरा देता है। और संसार चंद ने जय सिंह कन्हैया को कांगड़ा किले पर कब्जा करने के लिए जो था 1781 में फिर से बुलाया। अब सैफ अली खान हुआ करता था जो कि कांगड़ा किले का जो था वो अंतिम मुगल किलेदार जो था वो हुआ करता था। सैफ अली खान की मृत्यु हो जाती है 1783 में और जय सिंह कन्हैया जो है वो कांगड़ा किले पर कब्जा कर लेता है। और 1787 के करीब करीब जो है वो संसार चंद को कांगड़ा किला सौंप दिया जाता है और फिर कांगड़ा किले पर संसार चंद का कब्जा आ जाता है। उसके बाद संसार चंद क्या करता है, आसपास की जो रियासतें थी उनको लूटना स्टार्ट करता है, जैसे कि बिलासपुर हो गया, सिरमौर हो गया, चंबा साइड भी उसने अटैक किए, बहुत सारी रियासतों को तंग किया। सबसे ज़्यादा तंग जो किया गया बिलासपुर को तंग किया गया। बिलासपुर की छाती, चेस्ट के ऊपर एक किला बनाया गया जिसको छातीपुर किला कहा गया क्योंकि वो बिलासपुर की छाती पर बनाया गया था। अब उस छातीपुर किले को बनाया गया तो छातीपुर किले को बनाने के बाद
बिलासपुर भी काफ़ी तंग आ गया। अब बिलासपुर तंग आ गया तो बिलासपुर ने क्या किया, बिलासपुर ने जो था गोरखाओं को इनवाइट कर दिया था। बिलासपुर के राजा महान चंद जो था वो हुआ करते थे, गोरखाओं को इनवाइट किया कि आओ भाई तुम यहाँ पर आकर अटैक करो। गोरखाओं ने अटैक किया और अटैक करने का फ़ायदा ये हुआ कि महल मोरिया नामक स्थान पर जो है वो काफ़ी लंबे टाइम तक जो है वो युद्ध चलता है और उस युद्ध के बाद जो संसार चंद था उसको अपने किले में जाकर शरण लेनी पड़ती है। और संसार चंद का पतन तो स्टार्ट हो ही गया था, फिर ज्वालामुखी की संधि 1809 में चलकर होती है। उससे पहले संसार चंद ने मंडी रियासत को भी तंग किया था। मंडी रियासत के तो राजा हुआ करते थे ईश्वरी सेन जिनका नाम था, उनको तो बंदी ही बना लिया गया था। 12 वर्षों तक उनको बंदी बनाकर नदौड़ में ही रखा गया। जब गोरखाओं ने अटैक किया था संसार चंद के ऊपर, तब ईश्वरी सेन जो था वो वहाँ से आज़ाद हुआ था। तो ये सब आपने ध्यान रखना है, इतना सब जो था वो हुआ था। और ये अलग अलग यहाँ से ये कहानी तो है ही है, ऐसी कहानी की फॉर्म में तो याद रहेगा ही रहेगा, परंतु क्वेश्चन फॉर्म में भी यहाँ से याद आपको रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं शिवनगरी इंडस्ट्रियल एरिया इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं शिवनगरी औद्योगिक क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। तो हिमाचल प्रदेश में भी अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आते हैं। ये जो शिवनगरी इंडस्ट्रियल एरिया है ये कहाँ पर आता है, शिवनगरी ये जो औद्योगिक क्षेत्र है ये हिमाचल प्रदेश के जो है वो चंबा जिले में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंबा में होली एक फेमस स्टेशन आता है, होली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपने सुना है। होली साइड ही जो है ये शिवनगरी आता है। चंबा में जो है वो और भी औद्योगिक स्टेट हैं, जैसे कि सुल्तानपुर हो गया, चंबा में परेल आता है। वैसे ही शिमला के पूछे जाते हैं, शिमला में जो है सोगी एक इंडस्ट्रियल एक एरिया आता है, मंडली एक इंडस्ट्रियल एरिया आता है। जो सोलन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के इंडस्ट्रियल एरिया पूछे जाते हैं, जैसे कि वद्दी हो गया, चंबा घाट हो गया, मामलिक हो गया, वाकना घाट हो गया, लोधी माजरा हो गया, परमाणु हो गया, चंबा घाट हो गया। ये सारे जो हैं वो सोलन में जो है वो आते हैं। कांगड़ा में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद पटवारी या फिर कांस्टेबल के एग्जाम में, किसी ऐसे छोटे एग्जाम में पूछा गया है पहले। छोटा इन द सेंस कि जिन पेपरों को जो है थोड़ा इजी समझा जाता था, अब तो इजी कुछ भी नहीं है इतना ज़्यादा, परंतु इन पेपरों को पहले इजी समझा जाता था। तो इन पेपरों में ये क्वेश्चन बनते थे और ये क्वेश्चन टफ वे में बनते थे। तो ये इंडस्ट्रियल एरियाज आपको ध्यान रखने, जैसे कि टाहलीवाल इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, गगरेट इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, महतपुर इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, जीतपुर बेहरी इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, ये ऊना में आते हैं। और वैसे ही जो है वो बिलासपुर में एक गोलथाई इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है। तो ऐसे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हिमाचल प्रदेश में जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा औद्योगिक शहर आता है, इंडस्ट्रियल जो सिटी आती है वो बद्दी आती है। बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में पड़ता है। बहुत सारी फैक्ट्रीज यहाँ पर है, बहुत सारे लोगों को यहाँ से रोजगार मिला हुआ है और फार्मास्यूटिकल हब भी जो है वो माना जाता है, क्योंकि फार्मास्यूटिक्स की बहुत कंपनीज यहाँ पर हैं। फार्मा कंपनीज बहुत बार आए दिनों न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, कुछ सैंपल फेल हुए, कुछ दवाइयाँ बनी, ऐसी ऐसी चर्चाएँ आती रहती हैं। तो ये सारा इंपॉर्टेंट रहता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंट्री इज नोन एज कॉकपिट ऑफ यूरोप। तो बोलते हैं कि किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। देखो, अगर हम बात करें कि कॉकपिट ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है, तो कुछ कंट्रीज को इस तरह के निक नेम जो है वो दिए गए हैं। बेल्जियम को जो है कॉकपिट ऑफ यूरोप जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये जो बेल्जियम कंट्री है इसको बैटल फील्ड ऑफ यूरोप भी जो है वो कहा जाता है। बैटल फील्ड ऑफ यूरोप भी इसको कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में नॉर्वे भी दिया गया है। अगर हम नॉर्वे कंट्री की बात करते हैं कि नॉर्वे को किस नाम से जाना जाता है, तो नॉर्वे कंट्री को जो है लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो कहते हैं। इसको लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसको कहते हैं। यहाँ पर लिख भी देता हूँ, लैंड ऑफ मिडनाइट सन इसको कहते हैं। उसी तरह यहाँ पर डेनमार्क जो है वो दिया गया है। अगर हम इस डेनमार्क कंट्री की बात करें, इसको जो है डेयरी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप भी कहा जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, डेयरी ऑफ नॉर्दर्न यूरोप इसको बोलते हैं। और यहाँ पर आयरलैंड दिया गया है, तो आयरलैंड को एमरलैंड आइलैंड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, एमरलैंड आइलैंड जो है वो उसको बोलते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। कुछ कंट्रीज़ के ऐसे ही जो है वो निक नेम जो है वो रखे गए हैं, जैसे कि ब्रिटेन ऑफ साउथ किसको कहते हैं, तो वो न्यूजीलैंड को जो है वो कहते हैं। लैंड ऑफ कंगारूज किसको कहते हैं, लैंड ऑफ कंगारूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। गिफ्ट ऑफ नाइल किसको कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट ऑफ नाइल, नाइल नदी है, ये इजिप्ट को कहते हैं। किसको, इजिप्ट को जो है वो कहते हैं। लैंड ऑफ स्नो किसको कहते हैं, या फिर लैंड ऑफ स्नो के साथ साथ इसको लेडी ऑफ स्नो भी कहते हैं, कनाडा को
ये ध्यान रखना है। लेडी ऑफ स्नो भी इसको बोलते हैं कनाडा को, ये पूछा भी गया है शायद किसी एग्जाम में। लैंड ऑफ राइजिंग सन भी बोलते हैं, वो जापान को बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। और लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है वो किसको कहते हैं, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट जो है वो किसको कहते हैं, ये थाईलैंड को कहते हैं। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है, ये थाईलैंड को कहते हैं, थाईलैंड को ये कहा जाता है। ये हो गया कंट्रीज के बारे में, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके निक नेम हैं यहाँ पर दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं क्या, बोलते हैं द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवॉर्म। तो बोलते हैं केंचुए का जो श्वसन अंग है उसको क्या, वो कौन सा होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो अर्थवॉर्म केंचुए का होता है वो स्किन होता है, वो स्किन से जो है, स्किन अपनी स्किन से जो है वो सांस लेता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। ये साइंस का क्वेश्चन है और ये बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, वो होता है ट्रेचिया। यहाँ पर मैं ट्रेचिया लिख देता हूँ। ये कॉकरोच का जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। जो मछलियाँ होती हैं उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, तो वो मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं, गिल्स। फिश का जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये आपने ध्यान रखना है। व्हेल जो होती है, व्हेल मछली, जो व्हेल मछली है उसका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, लंग्स जो है वो व्हेल का जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन के आपने रेस्पिरेटरी अलग अलग वो जो आपने इंसेक्ट हैं या फिर कुछ इस तरह के जीव जंतु और भी हैं उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हैं वो आपने नोट कर लिए होंगे। साथ में ही अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर भी ज़रूर ज्वाइन करना, वहीं पर से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा पिन किया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, जैसे ही अभी तो 1 to 5 पार्ट जब हो गए थे तो मैंने पहले से 5 पार्ट तक का PDF आपके साथ शेयर कर दिया था। अब जैसे ही 5 to 10 पार्ट हो जाएंगे तो उनका भी PDF एक साथ आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर किया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। टेलीग्राम पर देख लेना, टेलीग्राम पर ही ये आपको मिलेगा। टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करना है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं सेपरेट रेलवे बजट वाज नॉट प्रेजेंटेड इन द लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो बोलते हैं वर्ष में पहली बार लोकसभा में अलग से रेल बजट पेश नहीं किया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो पहले बजट जो आता था ना, पहले एक जनरल बजट होता था, फिर रेलवे का बजट अलग से आता था। परंतु कुछ टाइम पहले क्या किया गया, ये रेलवे का जो बजट था ये वाली कहानी खत्म कर दी गई और रेलवे के बजट को समाप्त कर दिया गया, इसको मर्ज कर दिया गया सिर्फ जो जनरल बजट होता है उसके साथ ही, और उसी में जो है ये बजट आता है। तो ये कौन से ईयर की बात है जब अलग से जो है वो रेल बजट पेश नहीं किया गया था? वर्ष 2017 की बात है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 2017 में जो है वो क्या किया गया था, सेपरेट रेल बजट जो था वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था पहली बार। और अगर वैसे ही हम बजट की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट का जो है वो कोई मेंशन नहीं मिलता है, परंतु एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो बजट ही जिसको कहते हैं। ये आर्टिकल नंबर 112 जो है वो इससे रिलेटेड प्रोविज़न के साथ जो है वो डील करता है। तो आर्टिकल नंबर 112 भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। ये जो बजट का सिस्टम हमें देखने को मिलता है, पहली बार जो बजट इंट्रोड्यूस किया गया था वो इंडिया में, वो जब वाइसराय हुआ करते थे कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग के टाइम जो था वो बजट इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। 1860 के आसपास की ये बात है जब ये बजट जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये हो गई बजट की पूरी कहानी। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो प्रेजेंट टाइम में कौन है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया आपने ध्यान रखना है, निर्मला सीतारमण है, उनका नाम आपको ध्यान होगा। परंतु क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि इंडिया की फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे। इंडिया के जो फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। R.K. शनमुखम चेट्टी जो था वो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्लेस्ड द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो बोलते हैं कि ये जो गैट होता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसको जो था वो किसने रिप्लेस किया था, किसने जो था वो इसको रिप्लेस कर दिया था। आपने ध्यान रखना है कि ये जो गैट था इसको जो था वो रिप्लेस कर दिया गया था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है इसकी स्थापना कब की गई थी। गैट की स्थापना जो था वो 1947 में जो था वो की गई थी। 1947 में गैट की स्थापना की गई थी। और उसी तरह आपने ध्यान रखना है कि WTO जो है ना, फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब बना तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में जो था वो की गई थी। 1995 में इसने गैट को
जिनके जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को जो था वो रिप्लेस किया था, और फिर ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था वो बनाया गया। अगर मान लो गेट की ही फुल फॉर्म पूछी ली गई तो वो भी पता होनी चाहिए। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जो है वो गेट का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, बोलते हैं विच कंट्री हैड ड्रैक्मा एज इट्स करेंसी। तो बोलते हैं ड्रैक्मा जो है वो किस देश की मुद्रा थी मतलब। तो ड्रैक्मा जो था वो मुद्रा हुआ करती थी किसी कंट्री की। अब ये कौन सी कंट्री की मुद्रा हुआ करती थी? एक ग्रीस कंट्री है, ग्रीस कंट्री की मुद्रा जो था वो ड्रैक्मा हुआ करती थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ड्रैक्मा ग्रीस कंट्री की मुद्रा हुआ करती थी, परंतु आपने ध्यान रखना हुआ करती थी। अब इसको यूरो के द्वारा जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। कुछ एक ऐसी कंट्रीज हैं हमारे पास जिनकी करेंसी जो है वो अलग अलग हुआ करती थी, परंतु अब यूरो जो है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। जैसे कि हमारे पास लीरा इटली की करेंसी हुआ करती थी, हमारे पास जो है वो यूसे मार्क की करेंसी हुआ करती थी जर्मनी की, हमारे पास जो है वो पिस्ता जो है वो करेंसी हुआ करती थी स्पेन की, स्क्यूडो जो है वो करेंसी हुआ करती थी पोर्टुगल की। तो ये आपने ध्यान रखना है, इन कंट्रीज की करेंसी हुआ करती थी यूरो से पहले। तो इस तरह से लीरा तो बहुत बार एग्जाम में आपने पढ़ा होगा। इसी तरह लीरा अगर आपने पढ़ा है तो लीरा के साथ साथ ये जो ड्रैक्मा है ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्रीस की करेंसी है। अभी हम ये भी देखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में जो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्या क्या पूछे जाते हैं। ये सूखे नंबर होते हैं, इनको सूखे नंबर बोलते हैं। सूखे नंबर ऐसे होते हैं कि आसान से क्वेश्चन होते हैं, चलते फिरते आप पढ़ते हैं, ऐसे ही सुनते हैं और ये क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। जैसे कि कौन कौन सी कंट्रीज की करेंसी क्या है। हमारे पास बांग्लादेश हो गया, पड़ोसी देश है हमारा, टका इसकी करेंसी आ जाती है। चाइना हो गया, चाइना की करेंसी युआन जो है वो चाइना की करेंसी आ जाती है। नेपाल हो गया, नेपाल की जो करेंसी है वो नेपालीज रुपी इसकी करेंसी है, तो रुपी ही एक हिसाब से इसकी करेंसी हुई। लाओस कंट्री है, लाओस ये भी एक कंट्री है लाओस की जो करेंसी है वो है किप, KIP, ये इसकी करेंसी है। आपने ध्यान रखना है कि जापान जो कंट्री आती है, जापान की जो करेंसी है, जापान की करेंसी जो है वो येन इसकी करेंसी जो है वो आ जाती है। यहाँ पर जापान की करेंसी भी पता चल गई। आपने चिली कंट्री की करेंसी ध्यान रखनी है, चिली कंट्री की करेंसी है पैसो जो है वो इसकी करेंसी है। आपने उसी तरह जो है वो चिली के अलावा जो है वो आपने कोलंबिया की भी करेंसी ध्यान रखनी है, पैसो, ठीक है जी। आपने ध्यान रखना है कोलंबिया के अलावा हंगरी जो करेंसी आती है, हंगरी की जो करेंसी है वो है हंगरी की करेंसी फोरेंट। यहाँ पर मैं फोरेंट लिख देता हूँ, ये हंगरी की करेंसी है, ठीक है जी। तो इन करेंसीज ध्यान रखनी है इन कंट्रीज की आपने। यहाँ से ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ तो मैं क्वेश्चन ये भी यहाँ से बन सकता है जो आपको रिवाइज करना है साथ साथ में। 3 तरह के क्वेश्चन यहाँ से मैं पूछूंगा आपसे, वो तीनों तरह के क्वेश्चंस के आपको आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं। युगांडा ये जो कंट्री है इसकी कैपिटल क्या है? युगांडा की कैपिटल आपको बतानी है, करेंसी मैं बता देता हूँ। शिलिंग इसकी करेंसी है, शिलिंग इसकी करेंसी है। कैपिटल आप बताएंगे युगांडा की। साथ में आपने बताना है कतर जो कंट्री है, कतर की कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। कतर का आपने दोनों बताना है, कैपिटल और करेंसी ये दोनों आपको बताने हैं। टेलीग्राम पर तो मैंने बताया ही था आपको कैसे ज्वाइन करना है। अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके इस तरह से सर्च करना है आपको अपने टेलीग्राम से। हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। और अगर आपने हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, पिन किया हुआ है, वहाँ से देख लेना। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ सिरमौर। तो सिरमौर का पुराना नाम क्या हुआ करता था। अब ऑप्शंस को देखना, कमेंट करके बताना। इससे पहले कांस्टेबल सीरीज का जो 7th नंबर का पार्ट था उसमें हमने पहला ही क्वेश्चन ये डिस्कस किया था, डिटेल में मैंने आपको बताया था। अब आप भी कमेंट करके बताइए, और जो चीज़ें यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं वो साथ साथ में रिवाइज करना। यहाँ से रिवाइज की हुई चीज़ें नहीं भूलती है एग्जाम में, इस बात की गारंटी है इस बात की। लास्ट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इग्नोर होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के द्वारा, परंतु यहाँ पर रिवाइज किया हुआ नहीं भूलता लास्ट क्वेश्चन में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।